साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेस्ड है डिवोर्स फाइल करना ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्टरी। देखिए, एडल्टरी को जो है इतना आसान नहीं है प्रूव करना, और कई क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि एविडेंस क्या बेस्ट रहेंगी, कैसे प्रूव करेंगे, क्या सोशल लेवल पर हम डिवोर्स ले सकते हैं यदि ग्राउंड एडल्टरी का है तो, क्या हम एज सुन एज पॉसिबल इस समस्या को रिजॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर पत्नी घर में रह रही है तो क्या उस कंडीशन में डिवोर्स फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में रहते हैं। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर आज की वीडियो में दें। अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो पार्ट नंबर 2 में जो है टॉपिक को अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो अगले 10 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांतिपूर्वक बात को समझ लो, सुन लो, नोट डाउन कर लो, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दे पर यदि आप डिवोर्स को फाइल कर रहे हो तो हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आए। क्लियर है? साथियों, जब आप डिवोर्स को फाइल कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू लॉ के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ पर हमें सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट पर रिलाई करना होगा। क्लियर है? हिंदू मैरिज एक्ट में कई ग्राउंड जो है डिवोर्स के दिए हुए हैं, बट जो प्राइम ग्राउंड है वो है एडल्टरी मीन्स जारकम। यहाँ तक अपने को जो है क्लियर हो गया। जब हम फाइल कर रहे हैं केस एडल्टरी के बेसिस के ऊपर, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि एडल्टरी है क्या, उसका बेसिस क्या है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी पत्नी अगर नग्न हो जाए किसी के सामने तो ये एडल्टरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी पत्नी जो है किससे लव चैट कर रही है तो ये एडल्टरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी पत्नी नग्न फोटो में अगले को भेज रही है और अगला अपने नग्न फोटो में भेज रहा है तो इट इज़ अ केस ऑफ एडल्टरी। बट आपके मिथ्स को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले कानून की स्थिति को जो है देखना होगा। कानूनन एडल्टरी जो है एक अपराध था, अब नहीं है। इवन BNS में भी एडल्टरी अपराध नहीं है। क्लियर है आपको? एडल्टरी क्या है कि अगर कोई वैवाहिक जोड़ा है वो अपने वैवाहिक बंधनों के चलते हुए मीन्स ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, उससे परे जाकर किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ में जो है वो विवाह जैसे संबंध रखता है, तो ऐसी स्थिति में इट विल बी द केस ऑफ एडल्टरी और जारकर्म। उदाहरण के लिए A और B जो है मैरिड कपल है। इस बात की पूरी स्थिति है कि आपस में इंटरकोर्स भी करेंगे, उस मैरिटल लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सेक्स जो है मैरिज की सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। क्लियर है? अब सेक्स कैसे करना है, इसकी रीति क्या होंगी, ये डिसाइड करेगा A या B। क्योंकि मैं आपको अभी भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मैरिटल रेप अभी तक ऑफेंस नहीं बना है, इस पर चर्चा चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो कंसर्न जज साहब थे मीन्स DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं रिटायर हो रहा हूं, अब इस इशू को तैयार नहीं कर पाऊंगा, तो उसका मतलब संभवतः जो अब नई बेंच बनेगी इस मुद्दे पर दोबारा जो है सुनवाई करेगी और इस विषय पर जो है स्थितियों को तय करेगी। क्लियर है? तो A और B के बीच जो है रिलेशनशिप है वो कैसे भी हो सकते हैं। अब A किसी अन्य महिला से, A यहाँ पर मेल है, B जो है किसी अन्य पुरुष से, B जो है यहाँ वाइफ है, अगर संबंध रखते हैं वो संबंध कैसे होंगे, शारीरिक संबंध, तो ऐसी स्थिति में इट विल बी द केस ऑफ एडल्टरी। तो वहाँ पर जो एग्रीड स्पाउस है वो एडल्टरी के बेसिस पर डिवोर्स को जो है फाइल कर सकता है। यहाँ तक हमें एक चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका मतलब नेकेड फोटोग्राफ भेजना, उसको रिसीव करना मीन्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टनर, लव चैट करना या एडल्टरी स्टॉक करना, ये एडल्टरी नहीं होगी। ये एक रेलिवेंट फैक्टर हो सकते हैं, इट माइट बी अ सपोर्टिंग फैक्टर, बट इन रियल इंटरकोर्स होना जरूरी। जब तक इंटरकोर्स नहीं होगा तब तक हम कोई भी इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एक्ट है एडल्टरी का ये होता है हिडन में मीन्स चोरी छुपे। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इजीली प्रूव कर पाएंगे एडल्टरी को? उत्तर है नहीं। एडल्टरी को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक्ट जो है वो अकेले में होगा, एकांत में होगा। क्लियर है बात ये? तो ऐसी स्थिति में जो भी इंटरेक्शन पक्षकारों के बीच में है उनसे जो है इन्फरेंस हमें ड्रॉ करने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक चैटिंग है B और उसके कंसर्न बॉयफ्रेंड के बीच में, जहाँ पर B जो है लिखती है अपने कंसर्न बॉयफ्रेंड को कि हमने कल सेक्स किया था, हमें बड़ा मज़ा आया और हमने इस तरह से जो है सेक्स को एंजॉय किया। और काउंटर में जो कंसर्न व्यक्ति है C या D, जो कंसर्न बॉयफ्रेंड है B का, वो अगर रिप्लाई करता है कि हाँ भाई हमने इस तरह से किया था, और उसके बाद ये नेकेड फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, या ऐसी कोई फोटोग्राफ है जिसमें ये कंसर्न जो स्त्री है या जो वो कंसर्न पुरुष है, पर पुरुष, वो साथ दिखाई दे रहे हैं, सेमी नेकेड है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है इन्फ्रेंस ड्रॉ करना शुरू करता है। तो हम इस तरह की एविडेंसेस से एडल्टरी को जो है प्रूव करने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है लौट के आया, उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा किसी पर पुरुष के साथ में, तो इट विल बी द केस ऑफ एडल्टरी। वहाँ पर एविडेंस डायरेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे नहीं है, उसको पड़ोसी बता रहे हैं, उसके दोस्त बता रहे हैं कि हमने भाभी जी को देखा या हमने बिटिया रानी को देखा कि घर में अकेले थे, कोई लड़का आया और रात भर ये रुके रहे, और अल्टीमेटली उस लड़के को हमने देखा बालकनी में, वो आराम से घूम रहा था
बनियान के अंदर। क्लियर है? तो ये भी केस बन सकता है टू ड्रॉ द इन्फरेंस। एविडेंस की नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, सब कुछ जो है उस पर निर्भर करेगा। कई बार देर रात तक वो लड़की उस लड़के के साथ में जो है लगी हुई है फ़ोन कॉल पे, और वो फ़ोन कॉल जो है काफ़ी लंबे हैं, ये भी ग्राउंड बनता है एडिल्ट्री का इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने का कि भाई ऐसा क्या चक्कर है कि आप इससे बातचीत कर रहे हो। बस सामान्य ये मान सकते हैं कि भाई कोई आदमी साल में या 2 साल में या महीने या 7 दिन में किसी व्यक्ति से घंटा 2 घंटा बातचीत कर सकता है, बट रोज़ इतनी बातें होना अपने आप में ही इंडिकेटिव करता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सस्पेक्टेड है, सस्पिशियस है, जिस पर हमें काम करना होगा। क्लियर है? तो इस तरह के एविडेंस को हम गैदर करके वर्कआउट कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि क्या हम अपनी बीवी की जासूसी करा सकते हैं? हाँ, आप करा सकते हो, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कोई भी एविडेंस आप कोर्ट में लेके आते हो और ऐसी एविडेंस जो क्राइम का खुलासा कर रही हैं या आपके अधिकारों को बचाने के लिए वो एविडेंस जो है आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में आप जासूस के माध्यम से भी अपनी पत्नी के बारे में इस तरह के एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि जो भी एविडेंस पेश कर रहे हो, इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, इट शुड नॉट बी फैब्रिकेटेड। जो व्यक्ति एविडेंस आपको सौंप रहा है, दे रहा है, या आप जो कलेक्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोटोकॉल ऑफ BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और एक बात आपको बता दूं मैं, कई लोग करते हैं सरफा, अरे भाई कौन जाए साइबर एक्सपर्ट के पास में, हम तो खुद ही साइबर एक्सपर्ट है, खुद ही हम चीज़ें कर लेंगे। ऐसी गलती ना करें। अगर आप एडिटर के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, और खासकर वो केस जहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है शामिल है, तो आपको डेफिनेटली साइबर एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, उससे स्क्रूटनी करानी चाहिए, उससे काफ़ी अपने को ईजी रहता है। क्लियर है? और एज पर लॉ इनकी जो साक्ष्य है वो एक्सपर्ट एविडेंस की कैटेगरी में आती है, और ऐसी एक्सपर्ट एविडेंस पे कोर्ट जो है जल्दी भरोसा करती है डिस्पाइट ऑफ योर एविडेंस, बिकॉज यू आर एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर अंगिया तो पकड़ा है, पत्नी ने कन्फेस करा, ये फैक्ट रिलेवेंट है। अगर अंगिया तो नहीं पकड़ा, किसी ने बताया और वो व्यक्ति कोर्ट में आकर टेस्टिफाई करता है, तो ये फैक्ट रिलेवेंट है। इसके अलावा पत्नी का आचरण, उसके फ़ोन कॉल्स, उसके व्हाट्सएप चैट, इसके अलावा उसका जो नेचर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर सस्पेक्टेड हैं, तो ऑल ऑफ देम आर रिलेवेंट फैक्टर एंड दे माइट बी सबमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन कॉन्सिक्वेंस टू कंप्लीट आ चेन। क्लियर है? चेन कंप्लीट जो है करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा थर्ड स्टेप क्या है कि जब भी एडिल्ट्री पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एविडेंस को तो हमें प्रिजर्व करना ही करना है। इसके अलावा जो घर वाले हैं, जब उनसे बातचीत करी तो उनका क्या ओपिनियन है, जो वो कंसर्न आपकी वाइफ है उससे आपने बातचीत करी, उस पर क्या ओपिनियन आपकी वाइफ का है, जो कंसर्न व्यक्ति एडिटर है उससे अगर बातचीत करने का मौका मिल रहा है तो उसका जो है क्या ओपिनियन है, इवन जो उसके घर वाले हैं उनका क्या ओपिनियन है। हर व्यक्ति के अपने अपने ओपिनियन आएंगे आपकी बात के ऊपर, तो ये सब फैक्टर रिलेवेंट हैं इफ़ दे गिव एनी कन्फ्लिक्टिंग व्यू। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो झगड़े बतारू हो जाते हैं, वो सही बात नहीं बता पाते हैं, अगर आप कोई बात बता रहे हो, कोई एविडेंस पुटअप कर रहे हो, उस पर उसका उत्तर नहीं है या उनका उत्तर नहीं है, तो ये भी एक रिलेवेंट फैक्टर है जो आपके लिए काफ़ी हेल्प जो है यहाँ पर कर सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि सब स्क्रूटनी करने के बाद में आप अपना एक प्रॉपर ब्रीफ वे रेडी कर लो। कई बार ये एडवाइजेबल होता है कि जब आप एविडेंस को प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले ब्रीफ कर लो, ताकि जब आप एडवोकेट से या डिस्कस करोगे एक्सपर्ट से, तो उसको सीन क्लियर रहेगा कि भाई मुझे करना क्या है। सीन क्लियर नहीं होगा तो वो एविडेंस को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं कर पाएगा। और जब भी वो एविडेंस को स्क्रूटनाइज कराए, उससे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लो, उसकी कॉम्पिटेंसी को लेकर, उसके प्रॉपर एनालिसिस को लेकर, उसने क्या क्या मेथड्स काम में लिए उसको लेकर। जब ये सारा होमवर्क आपका हो जाए, उसके बाद एविडेंस को एनालिसिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो एविडेंस को वर्कआउट कर पा रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, वो एविडेंस हमारे खिलाफ चले जाए। जब तक एनालिसिस नहीं होगा किसी लीगल एक्सपर्ट के द्वारा, तब तक वो एविडेंस को तैयार करना ही अपने आप में जो है बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक बार आप कोर्ट चले गए और आपने केस फाइल कर दिया और केस गलत फाइल कर दिया, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए केस फाइल करने से पहले एक्सपर्ट की राय लेकर जरूर चलें। इसके बाद आपको जो है नोटिस देना है और उसके रिप्लाई का जो है वेट करना है, और उसके बाद जो है आपको केस जो है फाइल करना है। तो ये प्रोटोकॉल जो है अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। उस स्थिति में ना तो एविडेंस का बिखराव होगा, सारे के सारे फैक्ट्स जो है आपकी जानकारी में होंगे। इवन अगर एनालिसिस उन फैक्ट्स पर हो जाएगा, एविडेंसेस पर हो जाएगा, तो बाद में उनको प्रूव करना भी जो है इजी रहेगा। तो हमें केस लड़ना नहीं है, केस जीतना है, अगर हम सच्चे भी हैं तो। क्योंकि अगर आप केस लड़ लोगे तो लड़ते रह जाओगे, उसका कोई एंड तो हो। तो इसलिए वो एविडेंसेस फाइल पर होनी चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जिसको हम प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकें, जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, एडमिसिबल हो, और आपको ईजिली जो है उसको प्रेजेंट करने में रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, जल्दबाजियाँ करोगे और हबड़ तबड़ में केस फाइल करोगे, तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका ही होने वाला है। क्लियर है? तो ये कुछ सामान्य जानकारी है जिसको हमको फॉलोअप यहाँ पर करना है। तो कुल मिला के एडिल्ट्री के लिए आप डायरेक्ट एविडेंस दे सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं तो आप इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकते हो। और खासकर ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो वहाँ पर आपको साइबर एक्सपर्ट से स्क्रूटनी करानी होगी, ताकि आपके लिए ईजी रहे। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि जो भी हम एविडेंस पेश कर रहे हैं उसे हम कैसे पेश करें। आप जब भी केस को ड्राफ्ट कर रहे हो एडिल्ट्री के बेसिस के ऊपर, तो सबसे पहले आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो।
लड़की का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो, उसके बाद जो एविडेंस जिस पर रिलाई कर रहे हो उसको एनेक्स कर लो और उस प्रॉपर एविडेंस को आप सीडी के अलावा एक पेन ड्राइव में भी जो है सबमिट करो। जो साइबर एक्सपर्ट उसका सर्टिफिकेट भी आप कोर्ट में दो और इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट है वो एक्सपीरियंस है, इस बात का प्रमाण जो है पेश करो ताकि अपने को ईजी रहेगा। और कितने केसों में उसने टेस्टिमनी दी है, ऐसे केसेस जो उसकी टेस्टिमनी के बेसिस पे जो है सक्सीड हुए हैं उनका भी रेफरेंस जो है उसके सर्टिफिकेट में और अपनी पिटीशन में भी आप जो है दे सकते हो। ये जरूरी इसलिए कि आप कोर्ट को संतुष्ट ये कर दो कि हम जो व्यक्ति कोर्ट में लेके आ रहे हैं एज एन एक्सपर्ट कि वो कोई फेक नहीं है, फिक्टिटिस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस फील्ड का मास्टर है, उसने एविडेंसेस पे जो है काम किया है और एक निष्पक्ष राय जो है अपने दी है, जिसके आधार पर कोर्ट जो है अपनी एक अच्छी ओपिनियन ड्रॉ कर सके। इट मस्ट बी फेयर, अप टू द मार्क एंड इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द एफिशिएंट कंक्लूजन्स while inclining decree of divorce to the concerned agreed party। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर फॉलो कर लेंगे तो हमें इजी रहेगा, फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने बेसिक जानकारी जो है प्राप्त करी कि हाउ टू प्रिपेयर द केस फॉर डिवोर्स इफ इट इज बेस्ड ऑन एडल्ट्री। क्लियर है? अब इसमें कुछ बातें जो है यहाँ पर रह गई हैं जिसको हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।